कभी रात में 2 बजे आ रहा हूँ, कभी 4 बजे आ रहा हूँ। वाइफ़ को मेरे ऊपर शक होने लगा कि मैं कुछ और कहीं और तो नहीं चला जाता हूँ। रउआ कहाँ चल जाई ई 4-4 दिन कौन-सन कैसन का शूटिंग होखल रही। आपकी कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। खंभा जादूगर बनाऊँ, अपनी जादुई शक्ति से उस हीरोइन जो वहाँ मेन हीरोइन है उनको अपने वश में कर लिया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और आज के इस पॉडकास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आने वाला है क्योंकि बचपन से हमने जिन सीरियल्स को देखा है, शकल का बूम बूम या फिर मैं कह लूँ सीआईडी 2 कोई है, जिन्होंने हमारे बचपन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया है और जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं। आज वही व्यक्ति आज हमारे सामने है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ के गोस्वामी जी की, जिन्होंने हमारे बचपन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। तो सर हेलो, हेलो जी, कैसे हैं नमस्ते, आप? बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर प्यारी-सी बच्ची के साथ बात करने में थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं आजकल के बच्चों में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है और उनके पास इतने सवालात होते हैं कि बच्चों से डर लगता है अब। अ, जी। सर आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी पहले से शुरू हुई थी। आपने जो शुरुआत है वो भूत अंकल से की थी जब आपका कास्टिंग शेड्यूल हुआ था। तो मुझे बताइए उस जर्नी के दौरान कितने रिजेक्शंस और क्या-क्या आपने फेस किया वो दौरान कि आपको कभी रिजेक्शंस मिले हो? हाँ, हाँ। भूत अंकल तो बहुत बाद में ये फ़िल्म आई है। सबसे पहले जब शुरू की बात करें तो हम गाँव में बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर रहते थे और वहाँ कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक शूटिंग चल रही थी। वहाँ जाकर हम खड़े हो गए और शूटिंग देखने लगे। फिर वहाँ जो हीरो थे उस फ़िल्म में, गंगा की बेटी फ़िल्म का नाम था, जिसकी शूटिंग चल रही थी। तो उनसे हमारी मुलाकात हो गई और मेरे साथ वाले सभी कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने देखा मुझे उन लोगों से बात करते हुए। जब मैं वहाँ से लौटा बात करके तो इन लोगों ने बोला, "अरे! तू तो हीरो से बतिया रहा था।" हाँ, वो बोला बिहारी एक्सेंट में। हाँ, तो इस तरह से फ़िल्मी कीड़ा का एक उत्पन्न हुआ और मेरे पिताजी गाँव में जो ड्रामा होता था उस समय में ड्रामा नाटक होता था, उसमें पिताजी डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैं उसमें जब ड्रामा शुरू होता है तो पहले प्रार्थना किया जाता है। हुँ। तो प्रार्थना में मेरे पिताजी कभी मुझे कृष्ण भगवान बना देते, अच्छा। कभी कुछ भगवान बना के पर्दा हटता था और मैं वहाँ खड़ा होता था। पूजा होती थी, फिर वहाँ से ड्रामा शुरू होता था और उनके जो रिहर्सल्स होते थे ड्रामा के, वो पूरी-पूरी रात हम लोग बैठ के मैं भी उनके साथ बैठकर रिहर्सल देखता था कि किसने कैसा डायलॉग बोला। वो अंकल लोग होते थे उस ज़माने में, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले। तो वो जो एक्टिंग वो लोग करते थे और एक-दूसरे को सिखाते थे। पहले तो ज़्यादातर चंबल का डाकू और ये इस तरह की ड्रामा होता था और गाँव में एंटरटेनमेंट का यही एक साधन भी हाँ। था। हुँ। या तो रेडियो था, टीवी तो था ही नहीं, टीवी नहीं था, रेडियो था या फिर गाँव में लोग खुद ही ड्रामा कर लेते थे, रामलीला कर लेते थे। तो और शादी-ब्याह में एक नचनिया वाला अच्छा। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का वहाँ यही इतना बहुत आपने गिने-चुने कभी लिया साधन है थे। इन किस्सों में भाग लिया है नचनिया वाला एंड ऑल? नचनिया वाला में तो नहीं, लेकिन इसमें जो ड्रामा है, हुँ। उस ड्रामा में एक आध जगह काम किया पहले। इप्टा एक है, इप्टा बहुत हुँ, बड़ी हुँ। कम संस्था है, जो वहाँ पर लोग एक्टिंग सीखते भी हैं, एक्टिंग करते हैं। तो इप्टा के ज़रिए मैंने मुज़फ़्फ़रपुर में शो किया और फिर हम किसी तरह से मुंबई आ गए हाँ। और मुंबई आने के बाद मुंबई की स्ट्रगल जाननी है मुझे। जी, मुंबई हम आए थे 92 में। ओके। जी, 92 में जब आए तो यहाँ उस समय छोटे हाइट के लोगों के लिए फ़िल्मों में ज़्यादा काम नहीं होता था। हुँ। फाइट में थोड़ा कूदा दिया, पंखे में हाँ। लटका दिया और मुजरा गाना कुछ चल रहा है तो वो डांसर के घाघरे से निकल गए हाँ, वो या कुछ कॉमेडी का। पान लेकर के दौड़ के चले गए। हाँ। तो जब मुझे भी इन लोगों ने बोला कि यही रोल है, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोला ये अच्छा। करने तो आया नहीं हूँ मैं। मैं तो जॉनी लीवर साहब बनने आया हूँ
या अच्छा। फिर महमूद साहब को मैं देख के आया हूँ, कॉमेडी अगर देखें तो, या फिर हीरो में देखें तो अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब, तो मैं तो इस तरह का एक्टर बनने आया हूँ। मुझे ये जो फाइट में लटकना, पंखा में लटकना, ये सब मैं नहीं करूँगा। तो वो किसी को अच्छा लगता था, कोई किसी को मज़ाक लगता था। कुछ लोग हँसते थे और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो फिर धीरे-धीरे शक्तिमान हुँ। में आया मैं। सबसे इंटरेस्टिंग विकराल और जी। घबराल। हाँ, विकराल घबराल आया 2002 में, हुँ, शक्तिमान 2001 में, हुँ। और उसके भी पहले एक जसपाल भट्टी साहब का एक शो आता था। हुँ। आपको तो आइडिया होगा कि नहीं, जसपाल भट्टी साहब एक व्यंग करते थे, व्यंग में उनका कॉमेडी होता था। तो ज़्यादातर तो वो देश पर या नेताओं पर व्यंग करते थे। उनका एक शो था, वो भी व्यंग था, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, दूरदर्शन चैनल हाँ। था, उस पर हमेशा होता था रुकावट, मतलब रुकावट शो के चल रहा है, अचानक लाखों मूँगी उस पर चींटियाँ चलने हाँ, लगती हाँ, थी हाँ। ऐसा। और बहुत देर तक लोग एंटीना हिला के रखता, बाद में उस पे लिख के आता था रुकावट के लिए खेद है। और हम लोग जितने लोग टीवी पर बैठ के देख रहे हैं, सबका चेहरा मायूस हो जाता था। तो उस पर जसपाल भट्टी साहब ने बनाया था शो हाँ। रुकावट के लिए खेद है, जिसमें बीरबल साहब एक बड़े कॉमेडियन थे, पिछले 1 साल पहले वो गुज़र गए। तो उनका बेटा का रोल मैंने किया था, यहाँ अच्छा। फ़िल्मिस्तान में शूटिंग किया था। फिर बरखा राय जी का के फ़िल्म का मुहूर्त हो रहा था, हुँ। और सरोज खान जी डांस मास्टर थी, बरखा राय, रीना राय, विनोद खन्ना, रोनित राय, ये लोग आए हुए थे, उनके फ़िल्म का मुहूर्त था। फ़िल्म का नाम था सनम ओ सनम। हाँ, जी। बहुत छोटे थे हम। हाँ, और वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे अनूप जलोटा जी। तो उन लोगों ने मुझे देखा, अपनी फ़िल्म में मुझे ले लिया, और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा छोटा-मोटा रोल करते गए, करते गए। 2001 में शक्तिमान मिला, फिर शाका लाका बूम बूम, हाँ, वो तो फिर फेवरेट है। सोनपरी, फिर आया कोई है, गबरू वाला एपिसोड, फिर आया विकराल घबराल। विकराल घबराल ने थोड़ा मुझे ऊँचाई दे दी, और उसके बाद से चल वो रहा है। सीआईडी 2 का जो रोल था डैचू वाला, जी, वो जी। किस तरीके से आपको मिला था? क्योंकि वो मैं बहुत सीआई इंटरेस्टिंग गया बाद में। बहुत सारे घरों में आप इतना जानने लग गए कि अरे वो है तभी आपको सीआईडी देखना है। जी। तो वो बहुत फ़ेमस हुआ, तो वो किस तरीके से आपको मिला था? सीआईडी जो है, हम गुटरगू कर रहे थे। हाँ। गुटरगू इंडिया का पहला ऐसा शो है जो डायलॉग नहीं है, उसमें कोई भी बात नहीं करता है, बिना बात किए हम लोग 6 साल उस शो को चलाए हैं। ऑन एयर 6 साल था, और इसमें सुनील ग्रोवर जी जो अभी कपिल शर्मा शो में आते हैं, वो थे और मैं था। तो हम दोनों की जोड़ी बहुत हिट रही, और उस शो के जो प्रोड्यूसर हैं, वो हैं बीपी सिंह जी, और उन्हीं का दूसरा शो है सीआईडी। ओके। तो बीपी सर कुछ एपिसोड डायरेक्शन करने आए थे हमारे गुटरगू में। तो उन्होंने बीपी सर ने कहा, अरे के तुम क्यों नहीं मेरा सीआईडी में क्यों नहीं करते हो? अच्छा। मैं बोला, सर नेकी और पूछ-पूछ, आप सीआईडी में डालो मुझे, मैं आऊँगा। फिर कहानियाँ लिखी गई, और मेरी एंट्री हुई 2016 में सीआईडी में। और जब मैं आया तो मेरी मतलब दया सर की और मेरी दोस्ती दिखाया उसमें, और वो एपिसोड हिट हो गया। तो मैं सीआईडी में कंटिन्यू हो गया। सीआईडी 1 में भी था मैं, हाँ। और सीआईडी 2 में भी मैं था। कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका सीआईडी को लेके? क्योंकि वो काफ़ी है ना वैसा क्रिमिनल वाला स्टोरी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दया सर और इतने बड़े सीआईडी के टीम अम, किसी मुजरिम को ढूँढने में फँस जाते थे, और वहाँ मेरी एंट्री होती थी कि अरे मेरे लिए तो चुटकियों का काम है। हाँ, हाँ, वो वो मैं डायलॉग। करता था। इधर सीआईडी में दया सर एक थप्पड़ मारते हैं, तो मुजरिम अपना पूरा गुनाह कबूल बिल्कुल कर कर लेता लेता है। है, और एकदम बक-बक करने लगता है अपने बारे में, हाँ, सरकार मैंने किया, ये जुर्म किया, वो जुर्म किया। हाँ। कट्टू जब दया सर मेरे गुटरगू में आते थे, तो मैं उनको धोता था। अच्छा। रियल लाइफ। हाँ। हाँ, तो मुझे ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ऐसा देखा गया था कि आप
काफ़ी मन्नतों से आपके पेरेंट्स ने काफ़ी मन्नत माँगी थी और आप फिर पैदा हुए थे, तो उसके पीछे का क्या स्टोरी है मुझे जानना है? मेरे मुझसे पहले मेरे एक भाई थे जो गुज़र गए थे। फिर एक और कोई बच्चा था जो मेरी माँ बताती थी कि 2 बच्चे मेरे मर गए। तो मैंने भगवान से बोला कि मुझे ऐसा बच्चा दो जिसको नज़र ही ना लगे। अच्छा। क्योंकि मेरा जो 2 बच्चा हुआ वो दोनों ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। उसको देखते ही लोगों ने नज़र लगा दिया, मर गया। तो अब मुझे ऐसा बच्चा दो भगवान जिस पर जिसे नज़र ही ना लगे। अच्छा। तो मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ। मेरा नाम भी कृष्णा रखा गया और मुझे किसी की नज़र नहीं लगती। नाइस। जब पड़ोसी लोग मेरी माँ को, मेरे बाबूजी को बोलते थे कि अरे वो तुम्हारा बच्चा इतना सा है, वो क्या कर लेगा? हुँ। बहुत वो लोग जो गांव में होता है कि चिढ़ाना बोलना कि छोटे-छोटे हाथ बुली पैर है, करना, हाँ। उसको तो भीख माँग के खाएगा या उसका जीवन तो नरक बन जाएगा फलाना। तो मेरी माँ कहती थी कि घी के लड्डू टेढ़ो भला। जब अच्छा। घी घी का लड्डू अगर टेढ़ा-मेढ़ा भी हो जाता है तो लोग फेंकते नहीं हैं, लोग उसको खाते हैं। तो ये मेरा बेटा घी का लड्डू है और एक दिन अपने गाँव में, समाज में बहुत नाम करेगा और इसके नाम से ही तुम सब लोग जाने जाओगे। ये विश्वास था मेरी माँ और बाबूजी का, जो विश्वास थोड़ा बहुत मैं बना पाया। स्कूल और कॉलेज में भी जब आप स्टडी करने गए थे, तो आपको काफ़ी बुली किया गया था आपके हाइट की वजह से। तो वो दौर कैसे निकला और फिर उसके बाद मुंबई आना अचानक, फिर अपनी इंडस्ट्री में पहचान बनाना, वो किस तरीके से हुआ? स्कूल कॉलेज में अब जो बच्चे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो उनके लिए मैं अजूबा हो जाता था। जिन बच्चों के साथ मैंने 1 टू 6 तक पढ़ाई किया, उनको तो पता ही नहीं चला कि मैं छोटा हूँ हुँ। और ना ही मुझे पता चला कि वो लंबा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम वैसे भी। साथ में बड़े हो रहे थे, मतलब उम्र से बड़े हो रहे थे, वो हाइट में बड़े हो रहे थे। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में गया, तो एरिया चेंज हो गया। अच्छा। उस हाई स्कूल में दूसरे स्कूलों के बच्चे आए और सब मेरे पीछे-पीछे दौड़ते थे, हाथ देखने के लिए, बात करने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए। तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं कुछ अलग हूँ। अच्छा, मुझसे तो मुझे लोग देखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। तो थोड़े दिन थोड़ी तकलीफ़ हुई, धीरे-धीरे सब फिर से अ, सब नॉर्मल हो गया, सब लोग को आदत हो गई मेरी, फिर हम साथ में पढ़ने लगे। लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कॉलेज में, जब हम गए मुज़फ़्फ़रपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में हमने पढ़ाई की। जब वहाँ गए तो मेरी हाइट तो यही रह गई, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे उनकी हाइट हो गई थी, साढ़े 5 फीट, 6 फीट वाले सब। तो वो लोगों ने थोड़ा मुझे कभी कंधे पे उठा लेना है, कंधे पर लेके दौड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अच्छा, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा। जी। आपको कभी रिजेक्शन आपने फेस की है एक बहुत, दौरान? बहुत, बहुत। तो कैसे हैंडल किया उस रिजेक्शन को? क्योंकि आज का युवा तो थोड़े से रिजेक्शन मिलने पे ना वो घबरा जाता है और कैसे-कैसे कदम उठा लेता है। तो आपने उस रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया? वही माँ ने कहा था ना, घी का लड्डू टेढ़ो भला, अच्छा, अच्छा। तो मैंने अपने आप को घी का लड्डू समझा। हाँ। और जब किसी ने बोला कि तुम क्या कर लोगे? हुँ। मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े उस समय स्टार थे, फ़िल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी और मैं रोज़ स्टूडियो में जाता था। हुँ। पहले अभी इतने सारे कास्टिंग वाले हो गए हैं, कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, हुँ। उस समय ये सब नहीं थे। हम लोग डोर टू डोर जाकर काम माँगते थे अच्छा। या स्टूडियो में शूटिंग चलती रहती थी। हुँ। तो यहाँ फ़िल्मिस्तान में हमेशा सेट लगा रहता था। जब कभी जाते तो अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग कर रहे हैं, कभी दिलीप साहब कर रहे हैं, कहीं एक एसएल स्टूडियो है तुर्बे उधर चेंबूर के आगे, उधर गए तो जीतू साहब, जितेंद्र शूटिंग कर रहे हैं, धर्म धर्म जी कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं। तो इनका शूटिंग देखता था मैं खड़ा होकर पीछे लाइटमैन के पीछे और फिर देखता था कि डायरेक्टर कौन है? लाइट वालों से पूछता था, बोला वो टोपी पहना बैठा है ना, हाँ, वो वो डायरेक्टर है। अशोक गायकवाड़। हाँ। तो उनसे मिला, ऐसे जाकर मिलता था, सर मेरा नाम के गोस्वामी है। तब मेरा नाम कृष्णाकांत गोस्वामी था। हुँ।
सो ऐसा तो मुझे काम दीजिए, मैं तो कुछ लोगों ने छोटा-मोटा रोल दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। कई जगह एक हीरो ने बोला, "अरे! मान लो के तुमको इसमें काम मिल गया, हुँ, तो हीरो तो बनाएँगे नहीं। हुँ, अच्छा, कोई छोटा-सा रोल मिल जाएगा, ₹1000 ₹500 तुम्हें मिल गया। फिर इसके बाद क्या? मान लो एक और फ़िल्म में काम मिल गया छोटा-सा, उसके बाद क्या? तुम क्या कर लोगे?" और बात एकदम जायज़ थी। तो मैं बोला हाँ, ये वो था कि आपको बात उसकी बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन माननी मैं नहीं है। कबूल नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि मेरे अंदर तो वही हीरो है बैठा हुआ करके है, दिखाना है। जो अमिताभ बच्चन साहब के अंदर है, जो सलमान खान है। तो एक्टर तो मैं अपने आप को उन उन किसी भी एक्टर से कम मैं मानता हूँ नहीं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा मतलब एकदम डीमोटिवेट हो गया था कि हाँ, अब मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा, और ये सही बात है कि छोटे-छोटे रोल मिलेंगे, उससे मेरा होगा क्या? फिर शक्तिमान में जब मैं कर रहा था तो रोज़ एक ही डायलॉग बोलना था, अंधेरा कायम रहे, कामराज किल्विश का आदेश, अंधेरा कायम रहे। मैं बोलता था अरे! तो मैं एक दिन दिनकर जानी साहब उसके हाँ, डायरेक्टर थे, मैं उनके पास गया, नटराज स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। मैं बोला सर, रोज़ अंधेरा कायम रहे बोलता हूँ। हाँ, सर मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ सर, आप मुझे अच्छा रोल दीजिए ना। एक ही डायलॉग बोलता हूँ, रोज़ आता हूँ अंधेरा कायम रहे। ओके। और मुकेश जी को देखिए, शक्तिमान इतने बड़ी-बड़ी लाइनें बोलते हैं, गीता विश्वास सब लोग बड़ी-बड़ी लाइनें बोलते हैं, मैं अंधेरा कायम रहे बोलता हूँ। हुँ, तो ज़ोर से हँसे, बोले तो? मैं बोला सर शक्तिमान को छोटा कर दीजिए। और मुझे बड़ा कर दीजिए। और वो शक्तिमान मैं बन जाऊँगा। तो बहुत हँसे, बोले मुकेश जी आपका रोल खाना चाहता है। लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना और उन्होंने मेरे लिए रोल लिखा। दूसरा एक सीरियल आया उनका आर्यमान, हाँ, उसमें 10,000 साल के बुड्ढे का रोल दे दिया, गुरुजी। जो आर्यमान मुकेश खन्ना बने थे उनके गुरु का रोल मैंने किया। एक रोबोट का कैरेक्टर था वो भी मैंने किया। फिर उसी सीरियल में जो इधर आर्यमान का जन्म होता है, उधर एक विलेन का जन्म होता है। हाँ, तो जो विलेन जन्म लेता है, जन्म लेते ही अपनी माँ की हत्या करता है। हुँ, तो वो बच्चा जन्म लेते ही जब जन्म लिया और मैं खड़ा होता हूँ, तो मेरा ऐसा रूप बनाया गया था फुल ब्लैक और हाँ। क्रोकोडाइल वाला वो काँटा-काँटा, और मैं अपनी माँ की और हत्या वो करता हूँ। मेकअप भी वैसा ही था, वो हाँ, सीन मुझे याद है, देखा फुल था मैंने। ब्लैक एकदम। तो मैंने काम किया और मुझे अच्छा लगा। और मुझे ये सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि राइटर और डायरेक्टर लोग जब मुझसे बात करते हैं, मैं उनको जब कन्विंस करता हूँ कि सर मैं अच्छा एक्टर हूँ, आप मेरे लिए रोल लिख सकते हैं, हुँ, तो उन लोगों ने मेरे लिए मतलब लिखा लिखा। लिखा और मुझे अच्छे-अच्छे काम दिया लोगों ने। मैं बहुत आभारी हूँ इस बॉलीवुड का कि यहाँ मुझे बॉलीवुड वालों ने मुझे बहुत समझा और मुझे सराहा और मुझे अच्छे-अच्छे रोल दिए। आपको आपका कौन-सा रोल ज़्यादा पसंद है, विलन वाला या फिर वो जो लीड रोल आपको मिलते थे छोटे-मोटे? क्योंकि मैंने जितना देखा है आपको विलन वाले रोल में ज़्यादा पसंद किया जाता था, आपके डायलॉग्स बोले जाते थे छोटे-छोटे बच्चों के थ्रू। तो आपको अ, आपका कौन-सा रोल पसंद है? विलेन था मैं जूनियर जी में, हुँ, शक्तिमान में, हुँ। फिर शाका लाका बूम बूम में, चाचा चौधरी में, इस सब में मैं विलेन था। लेकिन जो गबरू था, हुँ। गबरू में मैं पॉजिटिव रोल कर रहा था, हाँ, हीरो सपोर्टिव से हाँ। 2 हीरो उसमें 1 मैं था। फिर विकराल गबराल में मैं हीरो सेकंड 2 हीरो में से 1 मैं था। तो पब्लिक जो बच्चे हैं मुझे दोनों रूप में पसंद करते हैं। अभी भी एक शो आ रहा है दिव्य प्रेम हुँ। सन टीवी पर, तो उसमें मैं खंभा जादूगर बना हूँ। अच्छा। अपनी जादुई शक्ति से उस हीरोइन जो वहाँ मेन हीरोइन है उनको हुँ। अपने वश में कर लिया हूँ। जब आप मूवी ये सब शूट कर रहे होते हैं, सीरियल शूट कर रहे होते हैं, जी। तो वो जो लाइफ़स्टाइल चल रही होती है, 18-18, 20-20 घंटे शूट चल रहा होता है, उस दौरान आप अपने फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं करियर को? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि घरवाले नाराज़ हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं देते हो। तो अब तो अब तो बैलेंस हो जाता है। हुँ, अब तो सब समझदार हो गए। सबको पता चल गया क्या है, हुँ। कैसे है। बट वो शुरुआती ले दौर जब हाँ, लेकिन शुरुआत में जब
मेरी मेरी जब शादी हुई थी, मेरी वाइफ़ यहाँ आई थी शादी होकर, तो शुरू में तो मैं उनका मतलब कुछ महीना ऐसा बीता कि काम कम होने की वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पैसा बैंक में रखा था, तो मैं थोड़ा सेफ्टी लेकर चलता हूँ। मैं जो बैंक में रखता हूँ कि भैया बैंक में है उसको रहने दो, जो ऊपर का इधर-उधर का है उससे हम चला लेंगे। तो रोज़ मैं ₹50 वाइफ़ से माँग लेता था, स्ट्रगल करने जा रहा हूँ पैसा दो। तो उसका जो मुँह दिखाई का पैसा था, वो मुझे अच्छा। ₹50 रोज़ देती थी। तो टोटल 2 महीना 2-3 महीना ही ऐसा उन्होंने दिया होगा। तो 2-3 महीना में समझ लो 4-5 हज़ार रुपए दिया होगा। लेकिन वसूली हमसे लाखों में कर अभी भी कर रही है। अच्छा। आज तक उसका पैसा मैं पूरा नहीं भर पाया हूँ। तो ये है इस तरह हमारा जीवन चल रहा था हुँ। और विकराल घबराल वगैरह जब शुरू हुआ, तो एक समय ऐसा आया कि मैं 4-4 दिन, 3 दिन तक घर नहीं आता था। इस वजह से मैं घर पर पूरा टाइम नहीं दे पाता था। कभी रात में 2 बजे आ रहा हूँ, कभी 4 बजे आ रहा हूँ। तो वाइफ़ को मेरे ऊपर शक होने लगा कि मैं अच्छा। कुछ और कहीं और तो नहीं चला जाता हूँ। अ, तो एक बार मैं सोया हुआ हूँ और आवाज़ आ रही है बगल से रोने की, सुसुक रही है, ऐसे-ऐसे कर रही है। तो मैं क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो? तब उठ के बैठ गई। बोलती है, रउआ कहाँ चल जाई? ई 4-4 दिन कौन-सन कैसन का शूटिंग होखल है? मतलब कैसा शूटिंग होता है 4-4 दिन तक आप घर नहीं आते हो? कहीं कुछ रखे हैं क्या? दूसरी भी कोई है क्या? हुँ। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से काम मिला है और हम कलाकारों को जब काम मिलता है ना तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हम उसको छोड़ के नहीं आते हैं जब तक हमारा डायरेक्टर सैटिस्फाइड नहीं हो जाए, जब तक हमारा सीन कंप्लीट ना हो जाए क्योंकि हम उसी के लिए तो यहाँ बम्बई आए। गाँव छोड़कर, समाज छोड़कर, पूरी दुनिया छोड़ दिया हमने, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इस काम के लिए। अब ये काम हमें मिल रहा है तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। हुँ। तो ऐसा हमने वाइफ़ को अपनी समझाया और अब वो बिल्कुल ठीक है, महीनों भी घर नहीं आते हैं तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं अब तो पड़ता। टीवी पे भी देख लेती है आपको। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए वो किस्से जिन दौरान आप काम कर रहे थे, उस दिन कोई ऐसा किस्सा हुआ, किसी दिन कोई किस्सा हुआ जब आपके जो मन में बैठ गया हो कि ये किस्सा बहुत लाजवाब था और आज आज तक आपको याद है? किस्से तो हमेशा ही होते रहते थे। हमारा अ, शूट चल रहा था गोवा में हाँ। और गोवा में एक अंदर तहखाने के अंदर शूट था, बहुत अंदर। अ, अ, अचानक से लाइट चली गई और हम लोग भूत वाला सीरियल करते थे। सारा उसमें भूत, इर्री आवाज़, साउंड वैसा तो नकली भूत भी कभी-कभी असली लगने लगता था क्योंकि जब अंधेरा हो जाता, लाइट चली जाती। एक बार लाइट चली गई और ज़ोर की आवाज़ आई। ज़ोर की आवाज़ आई और फिर वो एक आदमी चिल्ला रहा है, "बाप रे बाप! मार डाला, मार डाला, मार डाला।" तुरंत लाइट आ गई। तो हमने देखा कि हमारा डायरेक्टर गाल पकड़ के बैठा हुआ है। किसी ने किसी ने किसी ने उनको लाइट के बहाने एक जोरदार चाटा खींच दिया और वो कोई ना कोई मिली भगत रहा होगा कुछ। बदला तो ये सब निकालने में। मस्ती मज़ाक सेट पर तो इतना सारा होता है। मामिक जी जो विकराल थे, वो या तो शूटिंग कभी करते मतलब मूडी हैं मूडी। जब उनका मन करता था, तो शूटिंग करते थे और अचानक उनका मूड हो गया कि आए शूटिंग नहीं करना है। तो भले ही 2 घंटा शूट कर किया हो, मतलब 9 टू 9 के शिफ्ट में भी 12-1 बजे चले जाते थे, मैं शूटिंग नहीं करूँगा आज। तो इस तरह के मूडी थे और कभी-कभी 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यू शूटिंग करते थे। मतलब 24 घंटे भी 48 घंटे शूटिंग करते रहते थे वो। तो उनके साथ हम लोग मैनेज करते थे कि वो क्योंकि उनका अभी वो मतलब कि और सीन है क्या? बोले हाँ, कर लो में मौका मिला है तो कर लो। लोग सोचते थे कि ये एक्टर ये मौका दे रहा है करने के लिए तो कर ही लेते हैं सीन सब। तो कई बार ऐसा भी समय आया कि 2 दिन तक हम लोग 2-2 दिन कंटिन्यू एक ही शूटिंग पर लगे रह गए।
तो इस तरह के बहुत सारे हाँ। सब हैं। मुकेश ये हमारे ये क्या नाम, भूत अंकल की शूटिंग कर रहे थे। हाँ। भूत अंकल की शूटिंग में हम मंदिर पर लटके हुए हैं, घंटी हाँ। बजाने के लिए सब लोग घंटी बजा रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, तो मैं वैसे से कोशिश कर रहा हूँ, घंटी ऊपर था। तो मेरा दोस्त एक सरदार जी है, वो आता है, बोलता है कि इधर बैठ जा, तो मैं उसके कंधे पे बैठ गया और मैं घंटी बजा रहा हूँ। अब मैं घंटा पकड़ के और बजा रहा हूँ, तब तक नीचे वाला निकल गया। नीचे वाला निकल गया, मैं आपको बजा रहा हूँ, हाँ। जब मुझे ध्यान आया कि नीचे वाला निकल गया, तो मैं गिर गया नीचे। अच्छा। गिर गया, तो ये शॉट था गिरने का। गिर गया तो मास्टर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोज़ शॉट और जब ले रहे थे तब पैर टूट गए। उम, मेरा लेफ्ट साइड का पैर क्रैक हो गया, तो मैं वहीं गिरा रह गया। जैकी श्रॉफ हाँ, दादा जैकी श्रॉफ आए, है। तो बोले, "यह क्या किया? सेफ्टी क्यों नहीं रखा?" ऐसा-वैसा उन्होंने डाँटा। तो डायरेक्टर बोले, "हमारा शॉट था सर।" बोले, "शॉट रहेगा गर्दन काटने का, तो क्या गर्दन काट देगा?" तो ये जैकी श्रॉफ इस तरह के बहुत कोऑपरेटिव हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, दुःख दर्द भी समझते हैं। तो वैसे ही हमारा विकराल जो मामिक है, वो भी बहुत दुःख दर्द समझता है। कई बार तो खुद पे दुःख ले लेता है। पूरा का पूरा सैलरी उठाकर लोगों को बाँट देता था विकराल जो। ऐसा एक एक्टर है कि सेट पर उसको महीने का जो आता था पर डे का सैलरी 2 लाख 3 लाख, और उस दिन सैलरी आया और उसी दिन किसी ने बोल दिया मेरा घर गिर गया, किसी ने बोल दिया मेरी बेटी की शादी है, पूरा उठा कर के, "ये ले, तू पकड़, ये ले तू पकड़।" 5,000 2,000 रख लेते थे, पूरा बाँट देते थे बस। तो ऐसा-ऐसा भी लोग है, आज भी है इंडस्ट्री में, अच्छे हैं, बुरे हैं, हर तरह के लोग हैं। आपके फेवरेट को एक्टर कौन रहे थे जब आप काम कर रहे थे और कौन से थे वो जिन्होंने अभी तक आपको लगता है वो सबसे बढ़िया रहे हैं को एक्टर में? ये बोलने से हमारे कई दोस्त हैं, को एक्टर लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो विकराल जो मामिक जी थे, वो हमारे बहुत फ़ेवरेट थे। और साथ में जो सोनाली मल्होत्रा थीं, जो लिली बनती हाँ, थी, हाँ। अ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है। वो मेरा बहुत ख़्याल रखती थी। मैं नया-नया मतलब मैं स्टार बन रहा था, और नया-नया मतलब मेरे अंदर एक पब्लिक में मैं बहुत फ़ेमस हो गया था। हाँ। लेकिन मुझे दुनियादारी पता नहीं था, दुनियादारी में क्या-क्या होता है, कैसे 5 स्टार होते हैं, कैसे लोग खाते-पीते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो सोनाली जी मुझे लेकर जाती थी बड़े होटलों अच्छा। में, और मैं पूरा जैसे खाना आया कि मैं टूट पड़ता था, तो बोली, "नहीं, हमने ना क्या बुफ़े बुक किया है, यहाँ 4-5 घंटे बैठना है।" मैंने अच्छा। बोला, "अरे पागल हो गई हो, 4-5 घंटे बैठेंगे, तो 5 मिनट का काम है।" तो इस तरह से वो सिखाती थी और बहुत ख़्याल रखती थी, तो ऑफ़ कोर्स सोनाली जी को मैं बहुत पसंद करता था। वो भी मुझे बहुत बहुत पसंद करती थी, मेरे लिए एप्पल वगैरह सब कहाँ-कहाँ से लेकर आती थी। क्योंकि हम लोग डे नाइट शूटिंग करते थे और साथ में हम ही सब 4-5 एक्टर, हमारे डायरेक्टर, हमारा यूनिट जो 50-100 आदमी का था, एक-दूसरे से प्यार, एक-दूसरे से इतना प्यार हो जाता है कि चोट भी लगे तो सब लोग दौड़ कर आ जाते हुँ। जाते हैं। तो इस तरह का। पहले की जो फ़िल्म इंडस्ट्री की जो स्थिति थी और अब की है, उसमें क्या बदलाव आए हैं? क्योंकि इस बार का जो दौर है वो बहुत स्ट्रगलिंग है। लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं कि मुंबई में काम की तलाश ढूँढते हैं कि काम मिलेगा और यहाँ पे आके जब उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और दूसरा फैक्टर आ जाता है नेपोटिज़्म वाला, तो वो भी काफ़ी बड़ा हुँ। फैक्टर आ जाता है। तो पहले वाली स्थिति और अब में क्या बदलाव आया है? पहले जो एक्टर लोग थे, हम लोग सुभाष घई साहब के यहाँ जाते थे और 2-5 मिनट वेटिंग के बाद सुभाष जी मिल जाते थे। उनके उनसे मिलने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाते, और सुभाष जी का नाम मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये मतलब सभी डायरेक्टर के लिए है ना? राज कंवर हो हुँ। गए, सुभाष घई हो गए, बी आर चोपड़ा साहब हो गए, जितने भी डायरेक्टर, के सी बुगाड़िया, जो तेरी मेहरबानियाँ बनाया, हाँ। सब ना बड़े-बड़े डायरेक्टर।
तो ये लोग मिलते थे हम सबसे, सभी स्ट्रगल करने वालों से मिलते थे और मुस्कुराकर हमसे बातें करते थे और अपने असिस्टेंट को बोलते थे कि ये मुझे ठीक लग रहे हैं, आप इनका नंबर फ़ोटो लेकर रखिए। हाँ, हम जब फ़िल्म करेंगे तो इनको आप ज़रूर बुलाइएगा। तो इस तरह से कास्टिंग होती थी पहले। अब जो कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर जो आ गए हैं, इनके वजह से कलाकारों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। क्योंकि वो जो हमारा ऑडिशन लेता है, उसको ही पता नहीं कि किसका ऑडिशन ले रहा है। उनको बोल दिया एक डॉक्टर है और 1000 लोगों को बुलाकर डॉक्टर के ऑडिशन लेना शुरू कर देता है। सर, अभी ये बहुत सारी आपकी जर्नी के बारे में हमने बात की। जी। अभी कुछ वो मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो करंटली चल रहा है। हाँ जी। जैसे कि सबसे जो इंटरेस्टिंग अभी जो मुद्दा चल रहा था वो था यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था और 32 लाख बच्चे जो हैं वो काफ़ी गम में थे क्योंकि उनका एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत तैयारियां की थी। फिर सरकार ने बोला कि हम वापस से एग्ज़ाम करवा देंगे। लेकिन ये सवाल काफ़ी जगह उठा कि जो सरकार जो सिस्टम हमारा पेपर नहीं सँभाल पाई, जो पेपर की रक्षा नहीं कर पाई, वो देश की रक्षा क्या करेगी? तो उस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी जो इतनी मेहनत थी, वो बस चंद पेपर में बिक गई थी? नहीं, देश की रक्षा तो बहुत अच्छी हो रही है। देश की रक्षा जैसी होनी चाहिए उससे अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा देश। पेपर की रक्षा का जहाँ तक सवाल है वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ये पर्सनली मुझे भी ये हुआ कि ये कैसे हो गया? ये गलत हो गया है। लेकिन अब पेपर्स के देश को मत जोड़िए। हाँ, जो स्ट्रगल मतलब बच्चों ने इतना मेहनत किया सुबह से लेके शाम तक, वो किसी रिचुअल्स में नहीं जाते थे, वो किसी इवेंट्स में नहीं जाते थे और उसके बाद ऐसा होना, तो वो ज़िम्मेदारी उन्होंने पूछी कि कौन है इसका ज़िम्मेदार? जो भी इसका ज़िम्मेदार व्यक्ति है उसने गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हुँ। लेकिन देश के साथ इस चीज़ को ना जोड़ें। देश हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे मोदी साहब बहुत अच्छा सँभाल रहे हैं और देश पर कोई आँच नहीं आने वाली है। और अगर आपको देश के लिए कभी कुछ करने का मौका मिले, तो वो कौन-सी चीज़ है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं लोगों को हँसा रहा हूँ। देश के लिए यही कर सकता हूँ। मैं अच्छा। लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, जब तक जीऊँगा सबको एंटरटेन करूँगा और जो अच्छे काम करते हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो भी हमारे मंत्री लोग होंगे, अच्छा काम करते हैं, मैं उनको सराहता हूँ। जो गलत करते हैं, उनका मैं अपोज़ भी करता हूँ। आजकल काफ़ी ऐसे मुद्दे देखे गए हैं कि जो युवा हैं उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब है। छोटी-छोटी रिजेक्शन या छोटी-छोटी हार पर वो बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं। या अभी मैं बात करूँ रिसेंटली जो दिल्ली का एक मुद्दा था कि 94 आने पर भी उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पेरेंट्स की ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको 97 आना चाहिए और उसके 3 मार्क्स कम आए तो उसने सुसाइड कर लिया। देखिए, मैं भी पेरेंट्स हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा 100% लाए, 99% लाए, मैक्सिमम लाए। हुँ। और आज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में और ये जो भावनाएँ आ गई हैं ना कि मेरे अगर मैंने ये नहीं किया अचीव तो मैं सुसाइड कर लूँगा। एक तो बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं, पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल गींजते हैं, बट हाँ? आपको ऐसा नहीं लगता वो तो अपब्रिंगिंग था एक कि बचपन से उनको वैसे ही नरिश किया जाता है कि आपको आना ही है अव्वल, हार ये अपनाना इतना नहीं? इतना भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बच्चों पर कि बच्चा ये सब कुछ कर ले। लेकिन बच्चों को भी मैं एक सुझाव दे रहा हूँ और बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मोबाइल छोड़कर और ये जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं दिन रात मोबाइल में अपने दोस्तों को चैटिंग में, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं आज भी जो मोबाइल रखते हैं लेकिन मोबाइल छूते नहीं हैं, सिर्फ़ कॉलिंग के लिए रखते हैं या कोई उनका प्रोजेक्ट करना है, कोई पढ़ाई रिलेटेड जो काम करना है, उसके लिए मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ-बाप पूरा परिवार वहीं पड़ा हुआ है, वहीं बैठा हुआ है, कुछ टीवी देख रहे हैं, कोई ऐसा-ऐसा लगा हुआ है, रात-दिन 24 घंटे में 2-4 घंटे सोते हैं बहुत मुश्किल से, सोते ही नहीं है कुछ बच्चे।
हाँ, वो रात भी। में उठ-उठ करके मोबाइल देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, मैसेज लेकिन करते हैं। उन बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों से तो थोड़ी कंपेयर किया जा तो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, पर इनको भी जो बच्चों को रिजेक्शन मिलता है और जिसके लिए ये लोग ऐसा कदम उठाते हैं, उन बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी पढ़ाई-लिखाई करना चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल से उनके लिए सारा चीज़ व्यवस्था करके लाता है। और अगर पेरेंट्स बचपन से उनको हार एक्सेप्ट करना सिखा दे तो? कि जीत तो ज़रूरी है लेकिन हार भी उतनी ही ज़रूरी है। जीत ज़रूरी है, हार उतनी ज़रूरी नहीं है। आप हारने की तरफ क्यों बहुत सोचते कुछ हो? नहीं, हारना हारोगे तो बहुत कुछ सीखोगे ना। हाँ, वो तो है। जब पीछे जाते हैं जब स्पीड पकड़ने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब पीछे जाते हैं, जब हम सीन शुरू करते हैं कोई सीन फ़िल्म का, टीवी का, तो जहाँ से कट हुआ होता है वहाँ से नहीं शुरू करते, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, ताकि यहाँ आते-आते हम प्रॉपर हो जाएँगे। तो इसी तरह से हार मतलब थोड़ा पीछे जाओ और फिर स्पीड लेकिन स्पीड तो पकड़ो। बट वही जो कहते हैं ना फिजिकल जो मेहनत है वो हर कोई करेगा, बट मेंटल वो जो वर्क है, जो दिमाग पे काम करना है, जो मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है युवाओं में हर छोटी चीज को लेके। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, सुसाइड कर लिया, हुँ। या उससे कुछ हुआ, अब डिप्रेशन में चले गए, 4-4 7-7 साल अब डिप्रेशन में चले गए। तो मुझे ये जानना है कि आपके युग में डिप्रेशन और ये जो रिजेक्शन आते थे फिर भी आप उनसे कैसे उभर के आते थे, और अभी की स्थिति में जैसे आप एक पेरेंट्स हैं, तो अभी की स्थिति में आपके जब बच्चे ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं, तो आप उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? पहले तो हम भी प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें करना है। लेकिन जब देखते हैं कि इससे नहीं हो रहा, जितनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है और फिर भी नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हुँ। अगली बार ट्राई करो। और जो रिजेक्शन होता है वो कुंजी है, हमारे ताले की कुंजी है, हमारे सक्सेस की कुंजी है जो रिजेक्शन है। वो हुँ। लेकिन रिजेक्शन को सुन लो सर, रिजेक्शन रिजेक्शन कुंजी है। हाँ, रिजेक्शन को रिजेक्शन के जैसा लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि फेल हो गए, फिर से मोबाइल पे लग गए। अगर आप फेल हो गए हैं, अगर आपका नंबर कम आ गया है, आप उसको चैलेंजेस में लीजिए ना उसको आगे फिर से दोबारा जब आप जाएँगे लड़ाई पर, तो आप पूरी तरह और से तैयारी करिए उसके और लिए। अगर हमारी सर शिक्षा जो है डिग्री, हाँ, वही अगर सक्षम ना हो आगे हमें रोज़गार दिलाने के लिए, तो वो डिग्री लेनी चाहिए? देखिए क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि आप इतना पढ़ लेते हो, इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, बट आप उतना बेटर अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हो। वो शिक्षा लेनी चाहिए या पैसे कमाने चाहिए? नहीं, शिक्षा तो लेनी ही चाहिए। जो आप देख सकते हैं जो लोग भी शिक्षित हैं, उनका व्यवहार ही अलग होता है, उनका बात अलग होता है। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और बात रही सक्सेस की, जो डिग्रियाँ लेकर के भी उनको उतना पोज़ीशन नहीं मिल पाया। यही बोल रहे हैं ना आप कि हाँ। उनको उस नहीं, पोज़ीशन नहीं, पर नहीं पहुँच मेरा ऐसा पाए। क्वेश्चन था हुँ, कि अगर किसी इंसान ने एमबीए की पढ़ाई की है हुँ। और बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत एफर्ट डाला है, लेकिन वो जो रिज़ल्ट वो जो अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चाहता था, फिर भी वो डिग्री उसको वो ना दे पाई। आज हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं। जो एमबीए वाला बंदा चाय बेच रहा है और रिक्शे चला रहा है, तो सक्सेस का डेफ़िनेशन उनके दिमाग में ये डाला गया है कि आप पढ़ाई करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो। स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं बताया गया है तो। जो चाय बेच रहा है ना एमबीए करके, वो एक दिन आने वाले समय में बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है। हाँ, चाय से वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है। लेकिन जो अनपढ़ रहेंगे, वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन नहीं बन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी हमारे पास स्टोरी ऐसी भी है, जो जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन गए। एक बार हमारे साथ फ्लाइट में बैठे थे एक व्यक्ति बगल के सीट पर और हम बनारस से आ रहे थे। तो उनके हाव-भाव और जब उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू किया तो मैं समझ गया कि आदमी बिल्कुल पढ़ा-लिखा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो उनके यहाँ पर कई कॉलेजेस हैं, अच्छा। बड़े-बड़े कॉलेजेस यहाँ पर मुंबई में और मतलब एकड़-एकड़ में ज़मीन है, यहाँ मुंबई में, हैं उधर के। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी पढ़ाई-लिखाई छोड़ दें। एक रूल निकाला है कि महँगाई बहुत बढ़ गई है, सोना मत लो, गाड़ियाँ यूज़ मत करो, और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आपको जाना है इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करो। तो आम लोग जो हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर
अचानक से सब बंद हो जाना, उनका रोज़गार छिन जाना, वो बहुत बड़ा कहते हैं ना कॉन्सेप्ट में अलग चीज़ ला ला देता है, उनके लाइफ़स्टाइल को बदल देता है। और एज़ एन एक्टर जब आप आम लोग में आते थे और जब आप स्ट्रगलिंग लाइफ़ जी रहे थे, आपको पता था ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के दौर पे वो कैसे मैनेज हो सकता है? मोदी जी ने जो कहा है, पहले उसको क्लियर करते हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक, हुँ। है ना? उसके पीछे का जो कारण है वो उन्होंने बता दिया है, हाँ, हाँ। ठीक है? गाड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल हाँ, ये पेट्रोल, नहीं बोला डीज़ल। है उन्होंने एकदम बंद कर दीजिए। नहीं, नहीं, पेट्रोल, पेट्रोल डीज़ल। बचाइए, डीज़ल बचाइए, तेल बचाइए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि घर में जो हम बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हाँ, करते वो हैं, भी जो कम कर खाने-पीने दीजिए। में, वो भी कम कीजिए। क्योंकि वो ज़्यादा करने से तोंद ही बढ़ता है। वो सही वो बात। कोई फ़ायदे का है ही नहीं, वो नुकसान ही करता हाँ। है शरीर के लिए। ये हो गया। और लोगों को ये बोला है कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए, बैटरी वाली गाड़ी पर चलिए। तो ये सही तो है, इसमें बुराई क्या है? मैं भी अपनी गाड़ी लेकर अभी आपके पास नहीं आया हूँ। मैं रिक्शे में आया हूँ, सीएनजी वाला रिक्शा है, तो पेट्रोल आज मेरे पैसों की भी बचत हो गई, ठीक है? गाड़ी का किलोमीटर भी बच गया, यहाँ पार्किंग के लिए झंझट होता, आधे घंटे में इधर पार्क करो, उधर पार्क करे करता, तो वो सब से भी तो बच आज का गया। युवा मान जाएगा इस चीज़ को लेकर? मानेंगे, जो लोग समझदार हैं वो मानेंगे, और लोग मेट्रो में चल रहे हैं, अभी मेट्रो में भीड़ होने लगी है, सब लोग मेट्रो में जा रहे हैं। और मैं ही उस दिन मीरा रोड गया था, हुँ। तो मैं मेट्रो में गया। लोग भले ही मेरा फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेट्रो में गया हूँ उस दिन, यहाँ से मीरा रोड गया हूँ मेट्रो में। फिर एक दिन और मैं शूटिंग पर जा रहा था, नायगाँव जाना था, तो मैं अच्छा। मीरा रोड तक मेट्रो में गया, फिर वहाँ नीचे उतर के फिर ओला करके तो मैं नायगाँव गया। तो उससे देखिए पेट्रोल की भी बचत हो गई और मेरे भी पैसे बच गए, बहुत पैसा बच गया, ठीक है? तो इस तरह से अगर पैसे भी ब मेरा पैसा भी बचता है, देश का तेल भी बचता है, तो अच्छा है ना? अच्छा, विंडो शॉपिंग कभी की है? कि वाइफ़ के साथ शॉपिंग पे आप निकल गए और फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ हो, आपको ऐसा लगा होगा कि ये चीज़ नहीं लेनी है तो भी लेनी पड़ी? वो तो मजबूरी है। वो तो पत्नियाँ मानती कहाँ हैं। और अगर हमने मना किया या हमने थोड़ा भी मुँह बनाया कि ये अच्छा नहीं है, रहने दो, बस पत्नियाँ क्या करती हैं, वो सामान नहीं देखती कि कौन-सा साड़ी अच्छा है, वो नहीं देखती, बेशक सिर्फ़ शॉपिंग। रेट देखती है। उस पर पैसा किस पर लिखा है, प 5,000, 10,000, 12,000, जहाँ पर ज़्यादा पैसा लिखा है, वो उस पर उँगली जाता है। जबकि हम अगर बोल दिए कि नहीं, ये 3,000 वाला ज़्यादा अच्छा है, तो खराब हो जाएगा। हुँ। उनके पसंद किए हुए चीज़ को भी अगर हमने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, तो भी खराब हो जाता है। अच्छा। तो आप भी लड़की हैं, आप भी महिला हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इतना शॉपिंग। और दूसरा एक ये मुद्दा निकला था हाल ही में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने ऐसा तुलना की थी कि जो आज के बेरोज़गार हैं, वो कॉकरोच के समान हैं, ठीक है? उनको क्या रोज़गार की इतनी ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स निकलते हैं हुँ, हुँ, पढ़ के, लेकिन जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं है। हुँ। तो उस पे उनका टिप्पणी आया था कि कॉकरोच के समान है वो। मैं इस बात को उस तरह से लेता हूँ, कॉकरोच मतलब लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोग रोड पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। जनसंख्या भी इतना बढ़ गया, जनसंख्या मतलब कोई जनसंख्या पर बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जनसंख्या रोकने पर बात नहीं कर रहा है। जनसंख्या रुके तभी तो बेरोज़गारी कम होगी। लेकिन लोग जनसंख्या पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जनसंख्या लेकिन वृद्धि हिंदी, रोकना मराठी चाहिए। पे तो बहुत बात हो रही है ना? हिंदी, मराठी पर बातें कम होती है, लोग ज़्यादा बात बनाते हैं। नहीं, वो मुद्दा मतलब बहुत ज़्यादा तो मतलब मेरे को ऐसा जानना था कि एक्टर पे भी उस पर प्रभाव पड़ता है कि कोई अगर एक्टर यूपी का है और उसको बोला जाए कि अभी आपको आज से मराठी बोलनी है और उसको ना आती हो, तो उसको भी डंडे पड़ते हैं बाहर जैसे आम लोगों को पड़ते हैं। नहीं, अगर बोलता है कोई कि आपको मराठी बोलनी है, तो इसमें बुराई क्या है? बोलो ना। बट तुरंत बोलनी होती है ना? तुरंत नहीं होगा, तो सीखो, धीरे-धीरे करके सीखो, कोशिश करो। हम लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं,
तो वो लोग जो भाषा में बात करते हैं तो कोशिश करते हैं ना बोलना सीखना। अरे लेकिन हम जब यहाँ ही रह रहे हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहाँ का घर हमने लिया है, ये सब सारी सुविधाएँ हम ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मराठी, मतलब मराठी के को बढ़ावा दो, मराठी बोलो, कोशिश तो बट करो। आपको ऐसा नहीं लगता उनको इतना ये बोलने के अलावा मराठी को सिखाया जाए, उससे प्रेम करवाया जाए कि मराठी भाषा भी उतनी ही नहीं, ये ज़रूरी है? डंडे की चोट पर तो नहीं हो सकता है, हाँ, डंडे की चोट पर नहीं हो सकता, ये डंडा लेकर के कि आपको सीखना है, क्योंकि एक लेकिन नेता लेकिन मुझे याद है, हुँ। महाराष्ट्र का वो नेता था, उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार के जो लोगों को है वो लात मार के निकाल दो क्योंकि वो मराठी कभी सीख नहीं पाएँगे। तो ऐसा है कि आपने कभी सिखाने की कोशिश नहीं की? ऐसा किस नेता ने बोला? हमने तो हम कभी लोग नहीं ने सुना। देखा था, मीम चलता था वो चैनल पे और हम लोग अच्छा, भी मीम पर मत जाइएगा, मीम पर वो कई गुरुजी के बारे में ना कुछ लोग बोल देते हैं। भाषा और रिस्पेक्ट, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को लेकिन सम्मान करना चाहिए। भाषा क्या इतनी इंसानियत से बड़ी हो गई है, या फिर मैं बोलती हूँ अगर भाव है, अगर मुझे आपको कुछ व्यक्त करना है तो मेरा भाव ज़्यादा मैटर करता है हुँ, मेरी भाषा से, कि मैं किस भाषा में, आज मैं अगर ब्रज की भाषा बोलूँगी तो मेरा भाव आप तक पहुँचना ज़रूरी है, बिल्कुल, भाषा बिल्कुल, उतनी बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो मुद्दा चला था भाषा का आज तक वो कंटिन्यू है। तो आपको लगता है कि वो भाव ज़्यादा ज़रूरी है, भाषा से ज़्यादा ज़रूरी भाव है। भगवान भी कहते हैं, हम भाव के भूखे हैं, तुम्हारे हुँ, प्रसाद के नहीं। इतना सारा प्रसाद लोग बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, तो भगवान उसमें से खाते कहाँ हैं? है ना? हुँ। भाव, जो हमारा भाव है, एक पान लेकर के लोग बैठ जाते हैं और उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। तो भाव के भूखे हैं भगवान भी, और भाव के भूखे हैं सभी। आपके कौन से पसंदीदा भगवान हैं, जो भाव के भूखे हैं? बताइए आप, मतलब किसी को तो हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं हमारे में, और हम श्री राम प्रभु को पूजते हैं, हनुमान जी, और मेरे सबसे परम प्रिय कृष्ण भगवान। आप स्पिरिचुअल लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करते हैं? वो डिसिप्लिन के साथ आप पहले से लेके अभी तक करते आ रहे हैं? अम, बहुत कुछ नहीं, बस दिल में ईश्वर को रखता हूँ, मैं उनका नाम जपता हूँ, और लोगों को भी जो भी मेरी भावनाएँ होती हैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। लोगों को भी बोलता हूँ, आप जिस धर्म में हैं, अपने-अपने धर्म पर चलिए, अपने, लेकिन धर्म के लिए कट्टरवाद मत फैलाइए, कट्टर मत बनिए कि हम हमारे धर्म हमारा ही अच्छा है, हमारा ही धर्म अच्छा है। ये बोल के किसी को काटो मत, किसी को मारो मत। लेकिन वो काम तो शिक्षा करेगी ना, कि वो डिफ़रेंस बताना उस बीच में कि कट्टरवाद और एक धर्म को फ़ॉलो करने में क्या होता है। तो शिक्षा लेना है ना, यही तो शिक्षा अगर है। गलत बताए तो? हाँ, शिक्षा, तभी तो वैसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कई राज्यों में जिसमें शिक्षा गलत दी जाती है, वैसे शिक्षा को, वैसे स्कूलों को बंद किया गया है। हुँ। चलो थोड़ा-सा जी, जोक सपाट और थोड़ा फन लाते हैं। रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। जी। इसमें कुछ क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं पसंद है। जैसे आपकी जगह, आपकी प्लेस और आपके पसंदीदा लोग उसमें शामिल होंगे। जी, मुझे पहले तो ये बताइए, माउंटेन या बीच, दोनों में से क्या पसंद है आपको? माउंटेन। माउंटेन। हाँ, चाय या कॉफ़ी? चाय। बीवी के हाथ की या रेस्टोरेंट की? बीवी के हाथ की। अच्छा, मतलब पॉडकास्ट के लिए आप बोल रहे हो। नहीं, नहीं, आपके यहाँ भी मैं आया हूँ, तो पत्नी से बोला चाय बना दो, और हुँ। चाय पी के निकला हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि, "हे! जहाँ चाय भरी हो वहीं पी लें हम।" मैं बोला, अरे यार प्लीज़ यार, वहाँ पर का ना पैकेट वाला दूध रहता है, उसकी चाय मुझे पसंद नहीं है, बना दो ना। तो कई बार वो नहीं बनाती है तो मैं जाके खुद ही करने लगता हूँ, तब आवाज़ आती है, "कुछो गिरल त समझ लेम।" मतलब कुछ, अब हाँ, मैं गिरा कुछ तो करूँगा, समझ गिरा जाना। तो समझ जाना। तो मैं कुछ करता हूँ, फिर आकर के, "हटो, हटो उधर, हटो, हम बनावइले।" फिर मुझे हटाकर बना देती है, तो मैं चाय पी के निकलता हूँ। तो एकदम सच्चाई है, मेरे बीवी के ही हाथ का खाना, भोजन भी, और चाय भी। पत्नी भक्त हैं मैं आप। बड़े-बड़े पार्टियों में जाता हूँ, वहाँ जाके सबको ऐसे-ऐसे करता हूँ, हेलो है, फ़ोटो खिंचवाया, और निकल जाता हूँ, चुपके से निकलता हूँ, क्योंकि बोल के निकलूँगा तो निकलने देंगे नहीं लोग। निकलता हूँ, सीधे घर पे आता हूँ, और पत्नी को बोलता हूँ फ्रिज में से, अब तो तुम तो फ्रिज में रख दी होगी, तो ठीक है निकालो रोटी बाहर। अब उस समय रोटी निकालती है, गरम करती सबसे है, इंटरेस्टिंग आज तक और क्या बना के खाना। खिलाया है?
आपको जो सबसे अच्छा लगता है उनका डिश मतलब चावल, दाल, भुजिया, भरता, चोखा। लिट्टी चोखा। हाँ, अच्छा, ये सब जो हमारा खाना होता है। साग बहुत अच्छा बनाती है, मतलब पत्ते वाले, सुन लीजिए पालक, आपकी लाल तारीफ। साग, ये अच्छा, सब। जी, ये बताइए मुझे कि एक्टर रोल या विलेन रोल मज़ा किस में आता है? दोनों में, दोनों में। दोनों में। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि एक नाइट रेस्टोरेंट में या एक नाइट रिसॉर्ट में, तो किस में बिताना पसंद करोगे? रिसोर्ट में। रिसॉर्ट में। और पानी में बिताना पसंद करोगे या रेत में बिताना पसंद करोगे? क्या? पानी में अपनी मतलब जर्नी बिताओगे अगर मौका मिला या रेत में? दोनों में से कोई नहीं, अच्छा, रूम मतलब में। पसंद नहीं रूम में। ओके। बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? बेस्ट फ्रेंड वागीश सारस्वत। अच्छा, मतलब वो बैठा है तो आपने उनका नाम ले दिया, ठीक। प्रभु हैं वो, मतलब। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। आज का पॉडकास्ट कैसा था? ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा है, और जो मेरे सामने बैठी है गुड़िया, ये भी बहुत अच्छी है। फिर छोटा बहुत। बना दिया। हाँ। फिर छोटा बोल दिया? कोई अरे तो बात नहीं, कोई छोटी हो बात तो नहीं। छोटी बोलेंगे हाँ, ना। हाँ। आप मेरे बेटा, मेरा मतलब बेटे की उम्र की हैं, तो मेरे बेटी समान है ना। आपका वो मोमेंट फैमिली वाला जो जब आपको लगा हो कि ये मोमेंट जो है मुझे मिस नहीं करने चाहिए। कभी-कभार होता है कि शूटिंग हम इतनी लंबी चल जाती है, ठीक है, कि हमें किसी का बर्थडे मिस कर दिया, किसी का कोई स्पेशल मोमेंट था वो मिस कर दिया या एनिवर्सरी मिस कर दी। तो उस पे रिएक्शन क्या आता है घरवालों का? चाहे रिएक्शन कुछ भी आए, मैं शूटिंग मिस नहीं कर सकता हूँ। मैं एनिवर्सरी मिस कर दूंगा, बर्थडे मिस कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन लेकिन मैं शूटिंग शूटिंग नहीं नहीं छोड़ छोड़ूंगा। ये अच्छा था कि शूटिंग नहीं छोड़ूँगा। तो वाइफ़ नाराज़ नहीं होती है फिर से कि आप हमारी एक भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट उनकी नाराजगी कि ऐसी की तैसी। और उनके, जब मेरे पास पैसे रहेंगे, जब मेरा नाम रहेगा, जब मैं बना रहूँगा, तो ही वो खुश रहेंगी। अगर हुँ, मेरे पास में ये मैं उनको पूरा नहीं कर पाया ना जिस दिन पैसे, जो उनके खर्चे, उस दिन से वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएँगी। अच्छा। तो उनका ये नाराज़गी चलेगा। हुँ, हाँ, सही है। इसीलिए। अच्छा, मुझे बताइए वो जो एक डिसिप्लिन जो एक आप पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, एक्टिंग करियर शुरू हुआ उसको लेके अभी तक और जी, आगे जाके भी आप उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे, वो एक डिसिप्लिन टाइम पर शूटिंग पर जाना, डायरेक्टर की बात सुनना, और डायरेक्टर का एक्टर बन के रहना। अच्छा। डायरेक्टर ने जो कहा, जैसे कहा, और हर रोज़ मैं ये समझता हूँ कि मेरा आज पहला दिन है। आज से मैंने एक्टिंग शुरू किया है, और इसी सीन के बाद मैं स्टार बन जाऊँगा। हुँ, आपका फ़ेवरेट एक डायलॉग मुझे बता दो, जो आपको बहुत पसंद है और आज भी आप बोल देते हो चलते-चलते? भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे, मैं हूँ घबराल। अरे वाह! और शक्ल का बूम बूम वाला जो पेंसिल से वो निकलता था। वो तो जो संजू था, जो बच्चा, वो करता था उसका, आप वो उसमें करता वो था। रोल कौन-सा रोल उसमें मैं विलेन था। उसका हाँ, डायलॉग? क्रिस्टल बाबा मेरा नाम था। वो बहुत सारे डायलॉग थे उसमें। कोई वो बात नहीं। हमेशा मैं याद भी हाँ, नहीं हाँ। है, बहुत बट पुराना हो गया घबराल है। और विकराल और घबराल हाँ, आपकी काफ़ी क्लोज़ वो रहा मेरा, है। मैं उसमें हीरो था, तो ऑफ कोर्स। आज के जी। युवाओं के लिए एक वो मैसेज जो आप देना चाहोगे अपनी ओर से कि लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल आए, करके दिखाना है, करते रहना है। तो वो एक कौन-सा मैसेज आप देना चाहोगे उनको? आपकी कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप बारिश आ जाए तो? मतलब फ़ेल हो रहे हो, कितना बार आप फ़ेल हो जाओगे। कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए, और जब आप मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तब भी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। जब आप सक्सेस हो जाते हैं, फिर भी आपकी कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आप हैं, तब तक आप कोशिश करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। ओके। और मुझे ये बताइए अगर कोई कोशिश करते-करते रुक गया है, मानो कोई युवा रुक गया है, तो वो कैसे अभी अपलिफ्ट कर सकता है? रुकेगा ही नहीं जो अरे कोशिश मतलब करेगा। रुक गया है, आजकल के युवा रुक जाते हैं, तो रुक गया है तो कैसे अपलिफ्ट करेगा? फिर से कोशिश कीजिए। और मैं जो लोग बन गए हैं, हुँ, जो अचीव कर गए हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, अब मैं एक्टर बन गया हूँ,
मेरी बातें लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी कोशिश मेरी होनी चाहिए हुँ, कि जो मेरे पीछे वाले जो हुँ। लड़का हो या लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी एक्टर है, उनको हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको आगे बढ़ाएँ और लोगों से मिलाएँ कि सर इनको भी काम दीजिए, ये भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। मदद कीजिए सबकी, हेल्प करते रहिए, लोगों की खूब हेल्प कीजिए। बहुत ज़्यादा से सही। ज़्यादा लोगों को काम दिलाइए, सबको आप मदद कीजिए। हमको सिर्फ़ मदद काम ही दिलाना है, अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना है। और काम वो दिला उस दिया काम के स लायक ना हो तो? काम कुछ और दिलाइए। जो उस कुछ काम के लायक नहीं, जिस काम के लायक है, वो ठीक है। उस काम पे सॉरी, दें। जोक्स अपार्ट था ये। मुझे ये बताइए आपके लिए सक्सेस का डेफ़िनेशन क्या है? क्योंकि अगर मैं बोलूँ सक्सेस का डेफ़िनेशन तो मेरे लिए सैटिस्फैक्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए सक्सेस का डेफ़िनेशन क्या है? सक्सेस का डेफ़िनेशन क्या है? बीवी को खुश करना नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, ऑफ़ कोर्स बेबी नहीं, खुद पर विश्वास, हुँ, अपने आप पर विश्वास कीजिए, मैं कौन हूँ और अपना मिशन हमेशा एक मिशन पर आप जब पहुँच जाए, तो मिशन आगे बढ़ा दीजिए। आपका गोल हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना आगे का गोल रहेगा, आप कभी रुकेंगे नहीं। हमेशा आप नए रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं तो परिपक्व हो गया, मेरा तो अब हो गया, तो उसी दिन आप स्टॉप हो जाते हैं। सर कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपने अपने फैमिली में किसी का बर्थडे मिस किया हो, किसी आपकी वेडिंग एनिवर्सरी मिस की हो, तो ऐसा कोई मोमेंट आया है और आपको गिल्ट हुआ है कि मैंने इसको मिस कर दिया और पत्नी ने या फिर बच्चों काफ़ी नाराज़ हुए हो? देखिए वैसे मैं अगर घर पे हूँ और भूल गया मैं अक्सर भूल जाता हूँ एनिवर्सरी। तो पत्नी बोलती है, "आज कौन दिन है ई?" आज आज बुधवार है। हुँ। अरे डेट क्या है? मैं इतना डेट है उसका। फिर बाद में वो बोलती है, बच्चों को बोलती है, "देखा, देखा? भूल गए ना? हाँ, एनिवर्सरी ये भूल जाते हैं। हाँ, शादी का सालगिरह है, याद नहीं है?" तब मैं बोलता, "अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था।" मुझे याद था, मैं तो मज़ाक कर रहा था। लेकिन इम्पोर्टेंस जहाँ तक देने की बात है, कई बार मैं बहुत बार ऐसा होता है कि कल बर्थडे है वाइफ़ का या बच्चों का, कल एनिवर्सरी है, मेरी सालगिरह है शादी की और मुझे आज ही निकलना है। हुँ, तो मैं इम्पोर्टेंस अपने काम को देता हूँ, अपनी शूटिंग को देता हूँ, हुँ, ना कि एनिवर्सरी को। हुँ, पत्नी आज नाराज़ हो जाएगी, चलेगा मुझे। हुँ। बच्चे आज नाराज़ हो जाएँगे, उनका बर्थडे पर मैं नहीं हूँ, वो आज नाराज़ हो जाएँगे, मुझे चलेगा। क्योंकि मैं जो करने आया हूँ मुंबई, वो मेरा सबसे फ़ेवरेट काम है और और शूटिंग इम्पोर्टेंट है। शूटिंग इम्पोर्टेंट है। मैं उसी के लिए मैं बिहार से यहाँ आया, इतन सब पूरा समाज को छोड़ा, पूरा गाँव छोड़ा, कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने नए बच्चे आ गए, हमको कुछ पता नहीं चला, कितनों की शादियाँ हो गई। तो मैं उसको छोड़ कर के मैं इस शूटिंग के लिए और एक्टिंग के लिए यहाँ आया था। अब हम अगर काम नहीं करेंगे तो मैं मेरी पत्नी का बर्थडे या एनिवर्सरी कैसे मना पाएँगे? तो उनको खुश रखने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए पत्नी का शादी का नाराज़ सालगिरह इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा शूटिंग इम्पोर्टेंट है।